साथियों नमस्कार। हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। यू आर वॉचिंग IAS फैक्ट्री, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग बाइलिंगुअल मीडियम में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपना पहला जो लेसन है वो वाइस प्रेसिडेंट को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन उसके बावजूद इसको चेयर करते हैं। आर्टिकल 65 में होगा कि यह राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा। आर्टिकल 66 में इलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। हम ये सारी चीजें आगे देखेंगे भी। 67 में इनकी टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का। 68 में जब इनका वैकेंसी हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा और उसके बाद जो चुनाव होगा वो कैसे होगा। 69 में शपथ ग्रहण लेते हैं। 70 में प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं कुछ अदर कंटिजेंसीज में। और 71 में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया इनके चुनाव को लेकर तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट सुनता है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। नाउ आइए हम इलेक्शन देख लेते हैं। अब उसी आर्टिकल का एक्सटेंशन हम देख लेते हैं। इलेक्शन होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें दोनों ही सदनों के, राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद होते हैं। एक अंतर है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन यहां नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जिनका इलेक्शन नहीं हुआ है, वोट देकर लोगों से नहीं आए हैं, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट कर दिए गए हैं, वो भी मेंबर्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वोटिंग का यहां भी तरीका सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट से वोट होता है। भारत का चुनाव आयोग वोटिंग करवाता है। एमएलएज वगैरह इसमें वोट नहीं देते हैं। नव क्वालिफिकेशन देख ले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम उम्र जो है इनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए इनके पास होनी चाहिए। जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा था, लोकसभा का उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का होता है। लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। नाउ कैसे टर्म एंड रिमूवल देखें तो 5 साल का टर्म है। जब इनको रिजाइन देना है, अगर पद त्याग करना है तो राष्ट्रपति को एक रेजिग्नेशन लेटर ये सौंपते हैं, जैसे जगदीप धनखड़ जी ने पिछले साल किया था। और सीपी जो राधाकृष्णन हैं वो 12 सितंबर 2025 से भारत के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। ना अगर रिमूवल करना हो तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लाती है और मेजॉरिटी, जो सभी मेंबर्स का जो मेजॉरिटी है उसके द्वारा पास कर दिया जाता है और लोकसभा इससे सिंपली अग्री कर जाती है और उनको हटा दिया जाता है। लेकिन अचानक से नहीं होगा, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। और री इलेक्शन क्या होगा, तो री इलेक्शन ऑफ कोर्स परमिटेड है। और आपको पता भी है कि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन जी, तो वो 2 बार जो है वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, जो राज्यसभा का सेशन होता है उसको हेड करते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन में वोट नहीं करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, लेकिन अगर वोट बराबर हो गया तो टाई ब्रेक करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति की भी भूमिका निभाते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद वैकेंट है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति रिजाइन दे दे या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए, सैलरी इनकी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलती है। और इसका जो वर्णन है वो सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दूसरी अनुसूची है, उसमें है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखें तो राष्ट्रपति के बाद इनका दूसरा स्थान है। वैकेंसी चर्चा करें तो इलेक्शन करवाना पड़ता है रेगुलर, जैसे ही 5 साल पूरा होने वाला है। और अगर ऐसे वैकेंसी हो गई तो 6 महीने के अंदर, जैसे जगदीप धनखड़ जी ने जब रिजाइन दिया तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी था, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाती है। और जब नए कोई उपराष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो उनका कार्यकाल जो है वो पूरे 5 साल के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं होगा ना। ओथ लेते हैं ये आर्टिकल 69 में, राष्ट्रपति उस ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। और ओथ में ये क्या लेते हैं कि हम पूरी फेथ और एलिजियंस रखेंगे संविधान के प्रति। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि
राज्यसभा के ये चेयरमैन होते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर भी नहीं है। अगर जो आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उस ज्वाइंट सिटिंग को ये कभी भी प्रिसाइड नहीं करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी, वो भी नहीं रहे, तो जो डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वो प्रिसाइड करेंगे। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति हैं, वो चेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मेंबर नहीं हैं। जो दोनों जब सदन मिलते हैं, तो नॉर्मली आप देखते हैं कि वो वोटिंग जो है नॉर्मली 3 बार हुआ है, और तीनों बार जो है वो लोकसभा के फेवर में चला गया है, क्योंकि मेंबर्स भी वहां ज्यादा हैं। बट अगेन पार्टी लाइन पे वोटिंग होती है, बहुत सारी चीजें। ओके, इम्पीचमेंट यहाँ नहीं लगता है, इनको बेसिकली रिमूव किया जाता है। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पे लगता है। और इलेक्शन डिस्प्यूट का मामला आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करते हैं। पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे 1952 में, अगेन 1957 में भी बने थे। और इस समय भी जो सीपी राधाकृष्णन, देखिए राधाकृष्णन राधाकृष्णन नाम कॉमन मिल रहा है, तो 15वें है ये, 12 सितंबर 2025 से बने हैं। और लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफ कोर्स राधाकृष्णन जी थे 1952 से 62 तक, और उसके बाद 62 से 67 जो है राष्ट्रपति भी ये भारत के रहे थे। रिजाइन दे दिया था एक उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, वी गिरी थे 1969 में। ना कुछ कंपैरिजन करें अगर राष्ट्रपति के साथ, तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनके चुनाव में केवल सांसद भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के साथ साथ हमने देखा कि एमएलएज भी भाग लेते हैं। नाउ, और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का हमने आपको डिफरेंस बता दिया है। नाउ अगर रिमूवल की बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव किए जाते हैं पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के द्वारा, जबकि प्रेसिडेंट रिमूव किए जाते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत आर्टिकल 61 में। रोल देखें तो वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मली ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव हेड माने जाते हैं, किसकी? तो जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और प्रेसिडेंट जो है पूरे गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड माने जाते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन उपराष्ट्रपति के लिए काफी है। आइए हम देखते हैं जो संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में। ये नोट्स बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, और वो बाइंडिंग होगा। आपको 42वां संविधान संशोधन याद होगा ना। 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि नहीं भैया, एक बार रिकंसिडरेशन का मौका दीजिए अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तब। आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट, टेन्योर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा की गई है कि जो भी मंत्री हैं उनको कैसे राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पे, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे रहते हैं। और स्विम एंड सिंक टुगेदर का कॉन्सेप्ट है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका लोकसभा के प्रति होती है। ना ओथ लेते हैं, तो ओथ यह कहाँ पे चर्चा है इसका? तो इसकी चर्चा है 3rd शेड्यूल में, 3री अनुसूची में। सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आर्टिकल 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस की चर्चा है। 78 में प्रधानमंत्री जो है एक लिंक का काम करते हैं मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच, और प्रधानमंत्री सूचना देते हैं कि अभी मंत्रालय में क्या चल रहा है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 88 में है कि जो मंत्री हैं वो दोनों ही सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग देने की बारी आएगी तो अपने सदन में ही वोट देंगे। आर्टिकल 84 में उनकी जो एमपीज हैं बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसकी चर्चा है। 91st अमेंडमेंट 2003 हुआ, जिसमें मैक्सिमम जो मंत्रियों की साइज है वो 15% ऑफ द लोकसभा कर दिया गया, जिससे एंटी डिफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हुआ। हमने इसको पढ़ा भी है। 44th अमेंडमेंट हुआ और उसमें कैबिनेट शब्द को आर्टिकल 352 में जोड़ा। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी क्या, जैसे एक आप देखते हैं कि अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है, दूसरा आपको दिख जाएंगे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के, तो इस जैसे नित्यानंद राय हैं, तो इस तरीके से आपको दिखता है। नाउ डिप्टी मिनिस्टर्स, ये अब तो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, बहुत ही रेयर हो गया है। तो जो रियल पॉलिसी बॉडी है वो मंत्रिपरिषद ही है,
कुछ कैबिनेट की कमेटी है जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो ये सब पार्लियामेंट जो है वो कमिटीज होती हैं और इन कमिटीज का मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही हेड कर रहे होते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है? तो बेसिकली ऐसा कोई जो है संवैधानिक ये संस्था है नहीं। एक इसको इनर कैबिनेट भी कहते हैं। ये बेसिकली इनफॉर्मल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। खासकर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय बहुत पॉपुलर था। जो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री ही हो, मंत्री भी हो सकते हैं और उनके खास लोग भी हो सकते हैं, 4-5 लोग जो सारी पॉलिसीज को डिसाइड कर रहे होते हैं। नव अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन देखें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा और अदर जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ओथ लेते हैं। फिर सिक्रेसी भी रहता है, उसमें सिक्रेसी का ओथ लेते हैं। अगर कोई नॉन एमपी है तो कितने समय तक रह सकते हैं? 6 महीने के लिए। ऑफिस ऑफ लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और जो डिसक्वालिफाइड एमपी हैं तो उनको जो है नहीं बनाया जा सकता है मिनिस्टर। ये आपको जो हमने 91st अमेंडमेंट हुआ था तो उसी में देखा था। नव टेन्योर देखें तो राष्ट्रपति के प्लेजर पे, प्रसाद पर्यंत पे ये बने रहते हैं लोकसभा में जब तक इनकी मेजोरिटी होती है। और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल लोकसभा के प्रति होती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन देनी पड़ेगी। जैसे अगर आज कोई पारित कर दे कि अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं हिंदी में, कि अविश्वास प्रस्ताव, तो जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना पड़ेगा कि आपके पास जो है मेजोरिटी नहीं है। और अगर मनी बिल, धन विधेयक अगर उसका डिफीट हो जाए तो माना जाता है कि जो कॉन्फिडेंस का लॉस हो गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएम के प्रति होती है। और कन्वेंशन है कि अगर पब्लिक डिसेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि रेल दुर्घटना हो गई, इस तरह की चीजें, तो वो रिजाइन देते हैं। बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बातें नहीं है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो रूटीन डिसीजन ही केवल लेती है, बड़ी बड़ी डिसीजन नहीं लेती है। ना हमने चूंकि पढ़ा था कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो सभी लिए जाते हैं, डी फैक्टो अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो आइए देखें कि क्या क्या ये करते हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, पॉलिसीज बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल है, पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं और रीसफल करते हैं प्रधानमंत्री। की अपॉइंटमेंट्स में राष्ट्रपति को बताते हैं, जैसे कि गवर्नर की नियुक्ति करनी हो, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये राष्ट्रपति को बताते हैं कि आप इनको नियुक्त कर दीजिए। या चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं तो इनको लेकर के इमरजेंसी को लेकर एडवाइस देना, जैसे 352 पे या 360 में प्रेसिडेंट रूल है, 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये सभी राष्ट्रपति किन के आधार पे करते हैं? जब प्रधानमंत्री और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो बताते हैं। ना कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, जैसे एजेंडा को कंट्रोल करना। और जो मेजोरिटी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ही आते हैं। और मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, तो ये राष्ट्रपति की जो पूर्व सहमति है वो जरूरी है। ऑर्डिनेंस आता है आर्टिकल 123 के तहत, समॉन करना हाउस को, मतलब कि बुलाना, प्रोरोग करना, यानी कि हाउस का एक तरीके से वो सेशन का खत्म हो जाना, और डिसॉल्व करना लोकसभा को। ऑफ कोर्स राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, उसकी जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 साल पे रिटायर होते जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन हो। फिनेंशियल पावर देखें तो बजट प्रिपेयर करना। बजट को बेसिकली, बजट वर्ड जो है वो कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, वहां पे मेंशन है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में। टैक्स प्रपोजल हो, सप्लीमेंट्री ग्रांट, कंटिजेंसी फंड, फिस्कल पॉलिसी, ये सब डिसीजंस लेते हैं। डिफेंस डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस क्षेत्र में देख ले तो फॉरेन पॉलिसी, ट्रीटी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, वॉर एंड पीस, फॉर्मली तो प्रेसिडेंट लेते हैं बट एक्चुअल अथॉरिटी आपको पता है। नो प्राइम मिनिस्टर कुछ चीजों का चेयर करते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरा हेड करते हैं और कैबिनेट को भी। ना आपको लगेगा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बड़ी यूनिट है, जैसे मान लीजिए कि ये है, और कैबिनेट उसका एक पार्ट है। ओके, मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, कई सारे मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करते हैं कि 10 मिनिस्ट्री अलग अलग फैसले ले रही है, बट उन फैसलों में एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है कि भाई जो फैसले हो वो सही डायरेक्शन में हो, कोहेरेंस उसमें मेंटेन्ड हो। डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करना। राष्ट्रपति के लिए को के प्रिंसिपल एडवाइजर का काम करते हैं, ये आर्टिकल 78 में हमने देखा भी है। और कई सारे अपॉइंटमेंट्स किनको रखना है और किनको हटाना है ये राष्ट्रपति को बताते हैं।
लोकसभा के लीडर होते हैं जब उसके मेंबर होते हैं, और बहुत सारे बॉडीज को चेयर करते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग को, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को, आईएससी को, इंटर स्टेट काउंसिल जिसकी चर्चा 263 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल को, और बहुत सारी कैबिनेट कमेटी है लाइक अपॉइंटमेंट कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, हाई लेवल टास्क फोर्स। इन सभी को जो प्रधानमंत्री हैं वो इनका चेयर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का फ्यूजन दिखता है, जो हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में देखा भी था। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लोकसभा के प्रति होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। मिनिस्टर जो है वो दोनों हाउसेस में बोल सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो एक ही हाउस में जो है वो वोट करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है ऑफ कोर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके पार्ट नहीं है, हालांकि ये बोल पाते हैं, आर्टिकल 88 के तहत हमने बताया था। शैडो कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है कि ये इंडियन प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये यूके का प्रैक्टिस है। बेसिकली शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो, जैसे कि सरकार का एक कैबिनेट बना हुआ कि ये मंत्री हैं, वो भी अपना एक बना के रखते हैं, जैसे ही सरकार पलटी तो उनके वो मंत्री हो जाते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% लोकसभा का, 91st अमेंडमेंट हमने देखा था। ओके, थर्ड चैप्टर हम शुरू करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये आइडिया आया 1934 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, एक मार्क्सिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो MN रॉय को PSIR ऑप्शनल में पढ़ते हैं। बहुत ही इनका जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का, जो MN रॉय का जो न्यू ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट है या रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म निकल गया, DDU का कॉन्सेप्ट है, दीनदयाल उपाध्याय। नाउ 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया। अगस्त ऑफर 1940 में आया, और इस समय ब्रिटेन ने ये एक्सेप्ट किया कि हम इंडियंस को ये कि इंडियंस जो है अपना संविधान बना सकते हैं। क्या चल रहा था उस समय? वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से 1945 तक। तो ब्रिटेन को लगा कि इंडियंस का सपोर्ट बहुत जरूरत है। 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आता है, और इसने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो हमारे इस चैप्टर के लिए काम के नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, और इसी के तहत जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका गठन किया गया। नवंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। टोटल स्ट्रेंथ अगर ओरिजिनली देखेंगे तो 389 मेंबर्स थे इस संविधान सभा में, जिसमें अब इसको अगर टुकड़ों में बांटे तो 292 ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे उनसे, 93 प्रिंसली स्टेट्स से, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से। लेकिन जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद यह संख्या घटकर, चूंकि उसमें पाकिस्तान वाले भी थे, तो कितनी हो गई? 299 हो गई, जिसमें कि प्रोविंसेस से 229 थे और प्रिंसली स्टेट से 70 थे। लेकिन जब हमारे जो संविधान सभा, जो हमारा संविधान है, उसको अडॉप्ट किया गया, तो उस पर जब साइन करने की बारी आई तो 284 लोग उस दिन प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया। इलेक्शन का तरीका क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। सब लोगों ने वोट नहीं दिया कि ये मेंबर बने, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। कौन किया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं उन्होंने वोट किया। रिप्रेजेंटेशन था PRSTV, जो आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में देखते हैं, यानी पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। हालांकि इलेक्टेड किस सेंस में था? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। नाउ आगे हम देखते हैं पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला मीटिंग होता है। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होता है, बोलता है कि हम शामिल नहीं होंगे और इसको बायकॉट कर देता है। बिहार के रहने वाले, जो आधुनिक बिहार के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इसके कार्यकारी यानी टेम्पररी चेयरमैन बनाए जाते हैं। और मात्र 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
परमानेंट प्रेसिडेंट इसका घोषित किया गया और दो उप जो है इसके प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने बी.एन. राव जी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट है, जो अब हमने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से कैसे एक बेसिस बना प्रियम्बल का। इसके जो अधिकतर टर्मिनोलॉजीज थी वही प्रियम्बल में, जैसे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके के जो शब्द हैं उसको प्रियम्बल में लिया गया। और ये भी हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाए थे कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। यानी आप देखिए घटनाक्रम देखिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, दो दो दिन का गैप है, ठीक है। और अगले महीने 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुल्ली सोवरेन बॉडी बन गई। सोवरेनिटी का मतलब हमने बताया था कि अब ब्रिटेन नहीं डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या होगा आगे, हम डिसाइड करते हैं, हम संप्रभु हैं। इसका मतलब है कि देर इज नो एक्सटर्नल अथॉरिटी दैट इज गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करने लगी और ये पहली पार्लियामेंट के रूप में भी काम की। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में मिलती थी, संविधान सभा के रूप में मिलती थी, तब राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे। और जब यह लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में मिलती थी तब इसका जो जो चेयर करते थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर जी करते थे, जो पहले भारत जो पहले जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे, हमारे स्पीकर बने थे। नाउ जो ये कब तक चला, 26 नवंबर 1949 को, जब हमने अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रियम्बल में पढ़ा था। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के जनक हैं वो इसकी अध्यक्षता किए थे और यही कमेटी पूरी संविधान को बनाई थी। 29 अगस्त 1947 देश आजाद होने के कुछ ही समय बाद यह कमेटी, 15 अगस्त को हम आजाद होते हैं और ठीक 14 दिन बाद ये कमेटी बनती है। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं और इसके कुछ मेंबर्स हैं जिनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड टी टी कृष्णमाचारी। ये याद कर लीजिए। मतलब मैंने देखा है कि कई बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है, कई बार प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है, तो ये याद होना ही चाहिए। मेंस में तो स्कोप नहीं है, मेंस में आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद रखकर काम चला सकते हैं ना। दो और नाम हैं, इन जो 7 नाम के अलावा दो आपको और नाम मिलेंगे। एक है बी एल मित्तर। जब माधव राव क्या हुआ कि वो रिजाइन दे दिए, तो माधव राव का रिजाइन देने के बाद बी एल मित्तर जो है उन्होंने रिप्लेस किया और टी टी कृष्णमाचारी का 1948 में डेथ हो गया। तो उसके बाद जो है वो डीपी खेतान इसके मेंबर बने, यानी बीएल मित्तर और डीपी खेतान दो लोग बाद में इसके मेंबर रिप्लेस होकर बने। कुछ कमिटीज भी थी, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 कमिटीज को तो नेहरू जी हेड कर रहे थे। एक था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक था यूनियन पावर्स और तीसरा था स्टेट्स कमिटी, जो प्रिंसली स्टेट्स से नेगोशिएट कर रहा था। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, कई सारे लोग प्रिंसली स्टेट्स से जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। 2 कमेटी है जो पटेल साहब का है, एक है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। दो ऐसे ही कमीशन है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, जो तिरंगा झंडा है। क्यों? क्योंकि अगले महीने आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त को हम आजाद हो रहे थे, तिरंगा झंडा जो है उस समय यही हमने फहराया। नाउ 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। हम कहते हैं एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का लाइन आपने देखा होगा। 24 जनवरी 1950 जब हम गणतंत्र होने ही वाले थे 2 दिन पहले, तो हमारा नेशनल एंथम को हमने अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को ही, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आता है। नाउ टाइम देखें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगे। सेशंस कितने हुए? तो 11 सेशन हुए।
टोटल जो सिटिंग हुई वो 165 दिन की हुई और कॉस्ट जो लगा वो 6.4 करोड़ का लगा। कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देखें तो हमने देखा ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे ये नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी, बल्कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसकी मेंबर्स ही इलेक्ट किए थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। कितनी महिलाएं थी ये पूछा जा सकता है, कितनी महिलाएं थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स थी? तो उसमें 15 महिलाएं थी। पहली मेंबर राजकुमारी अमृत कौर थी। और क्या कोई मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर की? तो जी नहीं, कोई मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो BN राव थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब पब्लिश किया गया? तो फरवरी 1948 में। और फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ नवंबर 1948 में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रीफली हमने चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें 2 बार आप सुन लीजिए, याद हो जाएंगी। ISPCS फैक्ट्री को सुनने के लिए धन्यवाद।